हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएफ न्यूज में। आइए आज की सभी बड़ी खबरों को हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कर उन्हें उसी जगह छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। अगर कोई कुत्ता रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार करता है तो उसे शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुत्तों को पब्लिक जगहों पर खाना खिलाना मना होगा। इसके लिए नगर निगम को अलग जगह बनानी होगी। आपको बता दें कि ये नियम पूरे देश में लागू होने वाले हैं। और खबर आ रही है कि संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। गुरुवार सुबह एक शख्स दीवार कूदकर अंदर घुस गया और गरुड़ तक पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अब उससे पूछताछ हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी सुबह करीब 6:30 बजे रेल भवन के पास पेड़ की मदद से दीवार चढ़ा और अंदर कूद गया। उस वक्त संसद में कोई सांसद मौजूद नहीं था। और खबर आ रही कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की घटना के अगले ही दिन बड़ा बदलाव हुआ है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर SBK सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। उनकी जगह 1992 बैच के IPS अफसर सतीश गोचला नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। गोचला 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान स्पेशल पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और पिछले साल अप्रैल में उन्हें डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। और खबर आ रही कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा है कि भारत चीन रिश्तों में सुधार होना अपने आप में एक बड़ी बात है और उम्मीद है कि चीन भी हमारी सद्भावना का जवाब देगा। उन्होंने बताया कि रिश्ते बेहतर बनाने के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कई पहलें की गई है। गुरुवार को दिल्ली में एक इवेंट में उन्होंने खुशी जताई कि दोनों देश सीमा विवाद पर बातचीत करके आगे बढ़ रहे हैं। और खबर आ रही कि गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी का आज इनकाउंटर हुआ। आरोपी फरीदाबाद में छिपा था, जहां क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने पहुंची। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे काबू कर लिया। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है। मुठभेड़ शुक्रवार तड़के 4 से 5 बजे के बीच ग्रेटर फरीदाबाद के फरीदपुर निमका रोड पर हुई है। और खबर आ रही है कि अमेरिका के फ्लोराडो में पंजाब के एक ट्रक ड्राइवर के गलत U-टर्न से हुए हादसे में 2 अमेरिकियों की मौत के बाद बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिका ने नए ट्रक ड्राइवरों के वीजा पर रोक लगा दी है। हालांकि पुराने ड्राइवरों के वीजा रद्द नहीं होंगे। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने लिखा कि तत्काल प्रभाव से व्यावसायिक ट्रक चालकों के लिए सभी वर्कर वीजा जारी करना रोक दिया गया है। और खबर है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट करने वाले आरोपी सुलेमान को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि बिना भारत की निंदा किए किसी दूसरे देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं है, क्योंकि इससे अलगाववादी भावनाएं नहीं भड़कती है। जस्टिस राकेश कैंथला ने स्पष्ट किया कि सुलेमान पर भारत की सरकार के खिलाफ घृणा या असंतोष फैलाने का कोई आरोप नहीं है। और खबर है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी के 30 दिन बाद पद से हटाने से जुड़े 3 बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए हैं। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इन्हें पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इन्हें JPC को भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। लोकसभा पहले ही इन्हें पास कर चुकी है। इसमें संविधान 130वां संशोधन बिल 2025, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन संशोधन बिल 2025 भी शामिल है। और खबर है कि जैसलमेर के मेघा गांव के पास तालाब किनारे जुरासिक काल के उड़ने वाले डायनासोर का जीवाश्म मिला है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सतह पर दिख रहा हिस्सा रीढ़ की हड्डी है, जबकि बाकी हिस्सा जमीन में 15 से 20 फीट नीचे दबा हो सकता है। भूजल वैज्ञानिक नारायण दास इंखिया ने दावा किया कि यह जैसलमेर के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा कंकाल है। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हजारों साल पहले जैसलमेर समुद्र का किनारा था, जहां डायनासोर भोजन की तलाश में आते थे। अब सर्वे टीम जांच कर तय करेगी कि जीवाश्म कितना पुराना है और किस प्रजाति का है। और खबर आ रही कि केंद्र सरकार ने पंजाब में 11 लाख लोगों के राशन कार्ड रद्द करने का आदेश दिया है। केंद्र का कहना है कि ये लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिनके पास कार, जमीन और अन्य सुविधाएं हैं, फिर भी मुफ्त अनाज योजना का लाभ ले रहे हैं। केंद्र ने 30 सितंबर तक इन नामों की सूची से हटाने की समय सीमा तय की है। इस फैसले पर केंद्र और पंजाब सरकार में टकराव शुरू हो गया है। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र गरीबों के खिलाफ काम कर रही है, जबकि जिनके कार्ड काटे जा रहे हैं वे वास्तव में जरूरतमंद हैं। और खबर आ रही कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी ने मुंगेर में बारिश के बीच सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से चुनाव में जनता का मूड अलग होता है और नतीजे कुछ और आते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को संविधान पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक की रक्षा करता है और यह जनता की आवाज है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और अडानी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ताकत संविधान को छू भी नहीं पाएगी।
और खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर रूस से तेल खरीद कर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। नवारो ने कहा कि भारत सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल ले रहा है, फिर इंडियन कंपनियां उसे रिफाइन कर महंगे दामों पर दुनिया में बेच रही है। इससे रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा मिल रहा है और भारत फायदा कमा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हमें सामान बेचकर जो पैसा कमाता है उसी से रूसी तेल खरीदता है, इसलिए टैरिफ लगाना जरूरी है। हालांकि नवारो ने यह भी कहा कि जंग में शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है। और खबर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को झूठा पाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएस एड ने भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए दिए हैं। ट्रंप के बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत स्थित अमेरिकी दूतावास से पिछले 10 साल का ब्यौरा मांगा था। दूतावास ने 2 जुलाई को दी रिपोर्ट में साफ किया कि उन्हें ऐसा कोई फंड ना तो मिला है और ना ही किसी को दिया गया है। और खबर आ रही कि चीन के राजदूत शू फिनहोंग ने भारत पर लगाए गए 50% अमेरिकी टैरिफ की निंदा की है। गुरुवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि चीन इसका कड़ा विरोध करता है और चुप रहने से दबंगई को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। फिहोंग ने कहा कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार है और रणनीतिक भरोसा व सहयोग बढ़ाने के साथ मतभेदों को भी बातचीत से सुलझाना चाहिए। और खबर आ रही कि विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं बल्कि चीन है। उन्होंने बताया कि रूस के एलएनजी खरीदने में यूरोपीय यूनियन सबसे आगे है और 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार बढ़ाने में भी कुछ दक्षिणी देश भारत से आगे हैं। जयशंकर ने कहा कि ऐसे में भारत पर हाई टैरिफ लगाना समझ से परे है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। और खबर आ रही कि जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब खत्म करने की मंजूरी दी है। अब सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% रहेंगे, जबकि लग्जरी आइटम पर 40% टैक्स लगेगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के संयोजक सम्राट चौधरी ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। फिलहाल जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% है। बैठक में कुछ राज्यों ने आपत्तियां भी जताई। अब यह प्रस्ताव अंतिम फैसले के लिए जीएसटी काउंसिल को भेजा गया है। और खबर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार की वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि हटाए गए वोटर्स फिजिकली के साथ साथ ऑनलाइन भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सके। साथ ही कहा कि आधार कार्ड सहित फॉर्म 6 में बताए गए 11 दस्तावेजों में से कोई भी दिया जा सकता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल आदि। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुप रहने पर फटकार भी लगाई है और पूछा कि आप मतदाताओं की मदद के लिए क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगली सुनवाई 8 सितंबर को होने वाली है। और खबर है कि कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु भगदड़ पर कहा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि देश और दुनिया में कई बार हुई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में भाजपा शासित राज्यों में ही 20 भगदड़ की घटनाएं हुई। सिद्धारमैया ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि भगदड़ हमेशा अचानक भीड़ के बेकाबू हो जाने से होती है। उन्होंने आगे कहा कि बेंगलुरु में आरसीबी की जीत को लोगों ने अपनी जीत माना, इसी वजह से भीड़ पर नियंत्रण बिगड़ा और हादसा हुआ। और खबर है कि हरियाणा के टीचर मनीषा केस में भिवानी पुलिस ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। करीब 10 दिन में पुलिस केस की फिजिकल फाइल सीबीआई को सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के सीबीआई यूनिट इस मामले की जांच कर सकती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम अब तक की पूरी जांच डिटेल लिखकर सीबीआई को देगी। वहीं दिल्ली एम्स में हुए मनीषा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL को भेजी जाएगी। और खबर आ रही है कि ओपन एआई ने शुक्रवार 22 अगस्त को घोषणा की कि वह इस साल के आखिर तक भारत में अपना पहला ऑफिस नई दिल्ली में खोलेगी। कंपनी का कहना है कि वह भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। आपको बता दें कि यूजर नंबर्स के लिहाज से भारत ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। और खबर है कि टेक कंपनी एप्पल बेंगलुरु में अपना तीसरा रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। इस स्टोर का नाम एप्पल हेबल होगा और इसकी ओपनिंग 2 सितंबर 2025 को की जाएगी। कंपनी का कहना है कि एप्पल हेबल स्टोर का लुक और डिजाइन भारत के संस्कृति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और खबर है कि भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 ने अपना रियल मनी गेमिंग कारोबार बंद करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कदम हाल ही में पास हुए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद उठाया गया है, जिसमें ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह पाबंदी है। बताया गया कि ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने 20 अगस्त को एक इंटरनल टाउन हॉल मीटिंग में कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी है।
और शेयर मार्केट से खबर आ रही है, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 22 अगस्त को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 694 अंक टूटकर 81,307 पर और निफ्टी 214 अंक गिरकर 24,870 पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर गिरे, जबकि 7 बढ़त के साथ बंद हुए। एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील समेत 12 शेयरों में 1% से 2.5% तक गिरावट रही। महिंद्रा, मारुति और बीईएल चढ़कर बंद हुए। निफ्टी में 50 में से 42 शेयर गिरे और सिर्फ 8 बढ़े। सेक्टोरियल इंडेक्स में मेटल 1.25%, पीएसयू बैंक 1.12%, प्राइवेट बैंक 1.06% और एफएमजीसी 1% नीचे रहे, जबकि मीडिया, फार्मा और हेल्थ केयर में हल्की बढ़त दर्ज हुई है। दोस्तों, आज की आखिरी खबर आ रही है, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, आज की आखिरी खबर आ रही है। शुक्रवार 22 अगस्त को सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 95 रुपये महंगा होकर 99,242 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि गुरुवार को यह 98,147 था।